एपिसोड 51। साथी दाऊवादी ये, मुझे विश्वास है कि आप उस कमीने को पकड़ने में सक्षम होंगे, इसलिए हम उसका पीछा नहीं करेंगे। एक युवा भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लिंग ने उसे मजाकिया अंदाज में देखा और शांति से कहा, ये गलत है। चूंकि हम सब उसे मारने के लिए यहाँ हैं, इसलिए हमें बीच में ही हार नहीं माननी चाहिए। चलो सब मिलकर उसका पीछा करते हैं। उसके कंपास को चालू रखने के लिए भिक्षुओं के हृदय की आवश्यकता है, और ये लोग ही शक्ति के सर्वोत्तम स्रोत हैं। युवा भिक्षु का चेहरा पीला पड़ गया और अन्य भिक्षुओं का भी चेहरा पीला पड़ गया। वे भागना चाहते थे, लेकिन यहाँ ताओवादी क्षेत्र के सभी ताओवादी ये लिंग के आदमी थे। वे कहाँ भाग सकते थे। सब लोग जल्दी से जल्दी उनका पीछा करें, इस तरह से हताहत कम होंगे, है ना? ये लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा भिक्षु और अन्य भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, ये जानते हुए कि अब वे शायद बच नहीं सकेंगे, इसलिए वे केवल सिर हिला सके। ये देखकर ये लिंग और भी मुस्कुराया और कहा, चलो चलें। इसलिए दर्जनों लोग कंपास द्वारा बताई गई दिशा में पीछा करने लगे। दूसरी ओर त्यानेक्सुए पवित्र संप्रदाय के शहर के बाहर फैंगचेन जमीन से उभरा। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और पूरा शरीर कांप रहा था। ये तात्कालिक भाला कोई टेलीपोर्टेशन सरली नहीं है और इसमें कोई सुरक्षात्मक गुण नहीं है। आप जितनी दूर टेलीपोर्ट करेंगे, अंतरिक्ष के फटने की अनुभूति उतनी ही प्रबल होगी तथा खपत भी अधिक होगी। इस चरम टेलीपोर्टेशन ने फैंगचेन की 90% आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर दिया और उसका शरीर लगभग नष्ट हो गया। उसने जल्दी से उपचार की गोलियों की एक बोतल निगल ली और अंततः ठीक हो गया। हम यहाँ लंबे समय तक नहीं रुक सकते, हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। यद्यपि वह बहुत लंबी दूरी तक चल सकता था, फिर भी मध्य से अंतिम चरण के ग्रैंड मास्टर को छोड़कर किसी के लिए भी उसे पकड़ पाना कठिन था। लेकिन यह ऊपरी क्षेत्र है, और कौन जानता है कि दूसरे पक्ष के पास अपनी स्थिति फिर से निर्धारित करने का कोई साधन होगा या नहीं। फिर फैंगचेन ने एक दिशा चुनी, अपना रूप और स्वभाव बदला और भाग निकला। सिर्फ आधे दिन में ये लिंग और अन्य लोग यहाँ तक पहुंचे। कंपास पर नजर डालते हुए ये लिंग ने कहा, वह आदमी यहाँ टेलीपोर्ट हुआ और थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका। अभी तक सभी लोग हौंफने लगे। फैंगचेन हजारों मील दूर भाग गया। उसने ऐसा कैसे किया? अगर उसने इतनी शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन तकनीक में महारत हासिल कर ली है, तो मुझे डर है कि हमारे लिए उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। किसी ने चिंतित होकर कहा। निश्चिंत रहें। ये लिंग चिंतित नहीं था और उसने कहा, इस तरह के टेलीपोर्टेशन के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और यह कम समय में 2 बार नहीं किया जा सकता। चलो उसका पीछा करना जारी रखें। शायद उसे लगता है कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर सकता, इसलिए वह ठीक होने के लिए कहीं छिप गया है। जब सबने ये सुना तो उन्होंने ये सोचकर सिर हिलाया कि यह सचमुच बहुत संभव है। फिर उन्होंने बातचीत बंद कर दी और उस दिशा में पीछा करना जारी रखा जिस दिशा में फैंगचेन भागा था। और जैसा कि ये लिंग ने कहा था, फैंगचेन ने अंततः रुकने से पहले 3 दिन तक यात्रा जारी रखी। वह बुबू शहर वापस नहीं लौटा। आखिरकार उसे यकीन नहीं था कि उसने ये लिंग और बाकी लोगों से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया है या नहीं। इसलिए वह लुओक्यानियों के बाहरी इलाके की ओर भागता रहा और अंततः 100 पहाड़ों के सामने रुक गया। क्योंकि यह परिधि के करीब है, ये जगह निर्जन है और यहाँ केवल कुछ निम्न स्तर के राक्षस हैं, जो फैंगचेन के लिए कोई खतरा नहीं है। अपनी सांस मिटाने के बाद फैंगचेन ने एक गुफा ढूंढी और उसमें छिप गया। गुप्त पृथक संरचना स्थापित करने के बाद वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और खुद की जांच की। इस समय उनकी अंदरूनी चोटें लगभग ठीक हो चुकी हैं, लेकिन कुछ छिपी हुई बीमारियों के इलाज में अभी भी कुछ समय लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैंगचेन महसूस कर सकता है कि इस अनुभव में उसका भौतिक शरीर क्षेत्र अपने चरम पर पहुंच गया है, और वह सुनहरे शरीर के क्षेत्र को तोड़ने से केवल एक कदम दूर है। उसके हाथ हिलाने से उसके सामने बड़ी संख्या में गोलियों की बोतलें प्रकट हो गईं। ये सभी उच्च स्तरीय शरीर शोधन अमृत हैं, और वह इनका उपयोग स्वर्ण शरीर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए करने की योजना बना रहा है। गोली ले लो और देवताओं और राक्षसों के शेष अध्यायों को एक ही समय में चलाओ। यद्यपि देवताओं और दानवों के टुकड़े कोई शारीरिक प्रशिक्षण पद्धति नहीं है, फिर भी वे शारीरिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आखिरकार उसका शरीर अब देवताओं और राक्षसों का मिश्रण है। चाहे वह अपने शरीर को परिष्कृत कर रहा हो या ताओ को परिष्कृत कर रहा हो, उसे देवताओं और राक्षसों के अंशों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होना चाहिए। अन्यथा समस्याएं आसानी से उत्पन्न हो सकती हैं। बेशक
सफलता के प्रति उनके आश्वस्त होने का कारण ये था कि उनके पास शरीर को निखारने के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन थे। यदि ऐसा न होता तो स्वर्ण शरीर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उसे संभवतः कई बार भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता। बेशक फैंग चेन इस तरह तुरंत अभ्यास शुरू नहीं करेगा। उसकी कमर पर रखा पिंजरा चमकने लगा और उसके सामने एक सुनहरा अंडा प्रकट हुआ। आज के सुनहरे अंडे पहले की तुलना में बड़े हैं, लगभग एक वयस्क बिल्ली के आकार के, और यह पहले से ही छठे स्तर के राक्षस जानवर को तोड़ने के स्तर तक पहुंच गया है, जिसे केवल एक कदम दूर कहा जा सकता है। फैंग चेन ने कहा, गोल्डन एग, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आप मेरी रक्षा करें। वह केवल तभी अधिक सहज महसूस कर सकता था जब स्वर्ण अंडा उसकी रक्षा करता था। अब आबा जिंदन ने बार बार सिर हिलाकर संकेत दिया कि कोई समस्या नहीं है। ये देखकर फैंग चेन ने अब और संकोच नहीं किया, गोलियों की एक बोतल उठाए, उन्हें निगल लिया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसके दिव्य और आसुरी शरीर की शक्ति ने उसे समस्त औषधीय शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम बनाया और उसकी 36 मेरिडियन ने उसे शीघ्रता से परिष्कृत कर दिया। अब उसका पूरा शरीर शुद्ध हो चुका है और वह अंदर से बाहर तक शुद्ध होने के चरण में है। जब संपूर्ण शरीर हड्डियों से बाहर की ओर मेरिडियन, मांस और रक्त, एक्यूपॉइंट्स, आंतरिक अंगों, चेतना के समुद्र, डेंटियन आदि में विकसित हो जाएगा, तब स्वर्ण शरीर में प्रवेश किया जाएगा। इस बार सफलता सिर्फ आध्यात्मिक हड्डियों में नहीं, बल्कि पूरे शरीर में है। एक बार जब कोई स्वर्ण शरीर के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो वह अर्ध आध्यात्मिक शरीर बन जाता है, जो नश्वर शरीर से पूरी तरह से अलग हो जाता है। स्वर्ण शरीर क्षेत्र ताओवाद में झोउ युआन क्षेत्र की तरह है और यह भी उच्चतर क्षेत्र के लिए एक संक्रमणकालीन अवस्था है। लेकिन इसके बावजूद ये संक्रमणकालीन अवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनकी भौतिक स्थिति लगातार इतनी तेजी से विकसित हो रही थी जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। लेकिन इसके साथ ही भौतिक क्षेत्र से बाहर निकलने का दर्द भी आता है। भौतिक क्षेत्र में सफलता अक्सर एक मजबूत भौतिक शरीर के कारण होने वाले दर्द के साथ आती है, और भौतिक शरीर जितना मजबूत होगा वह उतना ही अधिक दर्दनाक होगा। यही कारण है कि बहुत कम लोग अपने भौतिक शरीर की साधना करते हैं। आखिरकार हर किसी में दृढ़ता नहीं होती। हालांकि क्योंकि फैंग चेन के पास दिव्य और राक्षसी शरीर है, वह समान स्तर के साधकों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसी तरह सफलता का दर्द। बेटा, फैंग चेन के मुंह से एक आह निकली। फैंग चेन के पूरे शरीर में तीव्र दर्द भर गया। सौभाग्य से अविचल मानसिकता पद्धति ने अपने आप ही काम कर दिया और फैंग चेन एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति था। यद्यपि तीव्र दर्द के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह मर रहा है, फिर भी वह शांत रहा और आगे बढ़ता रहा। टकराना। भयावह आभा की लहरें लगातार फूट रही थी, जिससे पूरी गुफा हिल रही थी। सौभाग्य से फैंग चेन ने पहले जो संरचना बनाई थी उसका अलगावकारी प्रभाव था, इसलिए बाहर किसी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अन्यथा 100 मील के दायरे में रहने वाले काश्तकार शायद यहाँ के अजीब उतार चढ़ाव को महसूस कर पाते। इसी तरह 3 घंटे बीत गए। सफलता का सिलसिला जारी है और अस्थिरता जस की तस बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि झटके के बाद का रंग वास्तव में शुरू में रंगहीन से बदलकर सुनहरा हो जाता है। प्रकाश के प्रभामंडल कंपनित हो गए, मानो वह कोई संत, कोई देवता बन गया हो। उसी समय सतह पर सोने की एक परत दिखाई दी, जैसे कोई सुनहरा बुद्ध उतर रहा हो, जिसे देखकर लोगों की पूजा करने की इच्छा हुई। सुनहरा मुखौटा धीरे धीरे उसके शरीर पर फैल गया और अंततः उसके पूरे शरीर को ढक लिया। लेकिन जल्द ही सुनहरा शरीर धुंधला हो गया और फैंग चेन एक नक्काशीदार सुनहरी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। यदि कोई यहाँ ये दृश्य देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि स्वर्ण शरीर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। एक बार जब स्वर्ण शरीर टूट जाता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति मज्जा सफाई क्षेत्र से स्वर्ण शरीर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, कोकून से बाहर निकलकर तितली बन गया है। लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। एक बार जब इस प्रक्रिया पर आक्रमण हो जाता है तो इसका एकमात्र परिणाम मृत्यु ही होता है। ये देखकर जिंदन जमीन पर ही झपकी लेता रहा, लेकिन वह वास्तव में सोता नहीं था और हमेशा अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहता था। अचानक उसके कान हल्के से हिले और वह एक निश्चित दिशा में देखने लगा। दर्जनों प्रकाश किरणें तेजी से यहाँ आ रही थीं। कंपास की मदद से वे यहाँ तक पहुँचे। हालांकि कंपास शक्तिशाली है, फिर भी यह कभी कभी गलतियां कर देता है। इसके कारण उन्हें कई गलत रास्ते अपनाने पड़े और तब जाकर वे यहाँ पहुँचे। और 2 अन्य किसानों की सड़क पर ही मौत हो गई,
जिससे वे सामान्य किसान और अधिक घबरा गए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां फॉर्म चेन खड़ा था, ये लिंग रुक गया, अपने हाथ में कंपास को देखा और फिर पास के सैकड़ों पहाड़ों को देखा। ये दृश्य देखकर शेष दर्जन भर साधक घबरा गए। उन्हें डर लगा कि कहीं अगला बलिदान उनका न हो जाए। सौभाग्य से, ये लिंग ने कहा, निचले क्षेत्र का कमीना इन सैकड़ों पहाड़ों में छिपा है। उसे कालीन शैली में खोजें। इस बार उसे भागना नहीं चाहिए। हाँ, तियानिक्सु संत संप्रदाय के लोगों ने वादा किया। आकस्मिक कृषक अनिश्चित दिख रहे थे। भाई, एक व्यक्ति ने पूछा, हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ये लिंग ने आकस्मिक साधकों की ओर देखा और हल्के से कहा, उन्हें 5 के समूहों में अलग कर दो। जो भी भागने की हिम्मत करेगा, उसे मार दिया जाएगा। हाँ, किसान ने वादा किया और व्यवस्था करने चला गया। जब उन आकस्मिक साधकों को ये लिंग की व्यवस्था का पता चला, तो वे हताश दिखे। लेकिन कुछ लोगों की आंखें झपक उठी, शायद ये भागने का बढ़िया मौका था। लेकिन ये लिंग इसे कैसे नहीं देख सकता था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हर कोई, जब तक फैन चेन मरता है, हर कोई जा सकता है। इसलिए इस सबसे महत्वपूर्ण क्षण में बेवकूफ मत बनो, समझे? आकस्मिक साधक अलग दिखते थे और अपने हृदय में सोचते रहते थे। ये लिंग कुछ और कहने में बहुत आलसी था और हल्के से बोला, ठीक है सब लोग, चलो शुरू करते हैं। हाँ, सभी लोग सहमत हो गए और फिर तितर बितर हो गए तथा कालीन की तलाशी शुरू कर दी। बैशान बहुत बड़ा है और वहाँ किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ सबसे कमजोर भी झोयुआन दायरे का मध्य चरण है। हालांकि बैशान बड़ा है, लेकिन जब तक उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता है, तब तक फैन चेन को ढूंढना असंभव नहीं है। फैन चेन को पुनः भागने से रोकने के लिए तथा उन आकस्मिक साधकों को रोकने के लिए, ये लिंग ने ताओ क्षेत्र के कई महान गुरुओं को बैशान की चारों दिशाओं में बैठने के लिए कहा। चाहे फैन चेन हो या आकस्मिक साधक, आसानी से भागने के बारे में मत सोचो। गुफा में जिंदान ने यह दृश्य देखा और चिंतित हो गया। यदि इसे फैन चेन के टूटने से पहले पाया गया, तो इसके लिए अकेले फैन चेन की रक्षा करना असंभव होगा। अब तो बस यही प्रार्थना की जा सकती है कि फैन चेन जल्द से जल्द सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाए। बस इसी तरह खोज शुरू हुई। ये लिंग और अन्य लोगों ने बहुत तेजी से खोज करने के लिए अपनी बड़ी संख्या पर भरोसा किया। महज आधे दिन में ही उन्होंने 10 से अधिक पहाड़ों की खोज कर ली और फॉर्म चेन के पास पहुंचते रहे। ये देखकर जिंदान को पता चल गया कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो उन्हें ये स्थान अवश्य मिल जाएगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें घूम गईं और अब फैन चेन को सुरक्षित रखने का केवल एक ही तरीका था। फिर उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, बिजली में बदल गया और जमीन में गायब हो गया। ये लिंग और अन्य लोग अभी भी खोज कर रहे थे। बेशक उनमें स्वाभाविक रूप से कुछ विमुख लोग भी थे। एक टीम में 2 आकस्मिक साधक एक ही समय में खोजबीन और संदेश प्रेषित कर रहे थे। ये लिंग वाकई बहुत बुरा है। उसने वास्तव में हमारे साथ कंपास के पोषक तत्वों जैसा व्यवहार किया। अगर हम निचले क्षेत्र के लोगों को नहीं ढूंढ पाए, तो मुझे डर है कि हमारे बीच से ही कोई अगला बलिदान बन जाएगा। सफेद कपड़े पहने एक युवक ने संदेश प्रसारित किया। उसके बगल में खड़े लंबे और पतले आदमी ने जवाब दिया, हम यान रुआ के शिष्य हैं, जो एक दूसरे स्तर की ताकत है, और वे हमें बलि के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये सही है, दूसरे व्यक्ति ने बार बार सिर हिलाया। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? जैसे ही वे दोनों आत्मविश्वास से संदेश प्रेषित कर रहे थे, बाईं ओर से तियानिक्सु पवित्र संप्रदाय के एक शिष्य ने अचानक कहा। अचानक पूछे गए सवाल से दोनों के दिल कांप उठे और सफेद कपड़े पहने युवक ने तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाते हुए जवाब दिया, दाओयो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम गंभीरता से गश्त कर रहे हैं। हम संदेश कैसे प्रसारित कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तियानिक्सु पवित्र संप्रदाय के शिष्य ने उपहास किया, ऐसा करना बेहतर है। मैं आप दोनों दाओयो को ईमानदार रहने की सलाह देता हूँ। जब हम निचले क्षेत्र से कुतिया को खोज लेंगे, तो हम स्वाभाविक रूप से आपको जाने देंगे। यदि आप कुछ बेवकूफ़ी करते हैं, तो हे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सफ़ेद कपड़े पहने दोनों युवकों ने तुरंत कहा। उन्हें यह नहीं पता था कि एक अंधेरे स्थान में सोने का अंडा उन्हें घूर रहा था। जब उसने उन्हें बातचीत करते देखा तो वह तुरंत उनके पास गया। इसका काम इन लोगों का ध्यान आकर्षित करना था और फिर उन्हें दूर ले जाना था। और सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से लोगों को मारना था। उन्हें नहीं पता था कि खतरा आने वाला है। इस समय तियानिक्सु पवित्र संप्रदाय के शिष्य अभी भी चेतावनी दे रहे थे,
ये बेहतर नहीं है, अन्यथा चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हो, आप मर जाएंगे। चिंता मत करो साथी ताओवादी, हम उस नीच आदमी को मारने के लिए यहाँ आए हैं, और जब तक हम उसे मार नहीं देते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सफेद कपड़े पहने युवक ने आदरपूर्वक कहा, लेकिन उसने अपने दिल में क्रूरता से कहा, आज जो हुआ मैं उसे याद रखूंगा। मुझे बड़ा मत होने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इसी समय बिजली की एक चमक चमकी। सफेद कपड़े पहने युवक ने देखा कि तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय का शिष्य जो सिर्फ घमंडी था, उसने अचानक आश्चर्य की नजर दिखाए और फिर उसकी छाती को सीधे बिजली से छेद दिया गया। बिजली छेदने के बाद रुकी नहीं, बल्कि हमला करना जारी रखा, एक अन्य तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के शिष्य की ओर विस्फोट किया। शिष्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बिजली गिरने से उसका सिर सीधे चूर्ण में बदल गया, वह शून्य में गायब हो गया। इस समय बाकी लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे ही वे अगले हमले का सामना करने के लिए तैयार हुए, बिजली जंगल में भाग गई और जल्दी से गायब हो गई। शेष 3 तियानिक्स्यू संत संप्रदाय के शिष्यों को होश आया और वे क्रोधित हो गए। वे तुरंत चिल्लाए, फैंगचेन प्रकट हुआ है, उसने हम में से 2 को मार डाला है, उसे भागने मत दो। फैंगचेन के अलावा और कौन यहाँ घात लगाकर उन्हें मार सकता था। इतना कहकर वे तीनों तुरंत उसके पीछे चल दिए। बेशक रास्ते में उन्होंने अपने अपने ढाल जादुई हथियार निकाल लिए थे। वे बिजली गिरने से तुरंत मरना नहीं चाहते थे। सफेद कपड़े पहने 2 युवक एक दूसरे को देखने लगे, एक क्षण के लिए झिझके और उनके पीछे नहीं आए, मुड़कर चले गए। वे मूर्ख नहीं थे, अगर उन्होंने फैंगचेन को पकड़ भी लिया तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अभी अभी उनकी चिल्लाहट आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थी और ये लिंग और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से इसे स्पष्ट रूप से सुना। ये लिंग बहुत खुश हुआ और अंततः उसने फैंगचेन को बाहर कर दिया। उसे घेर लो, वह चिल्लाया। सभी ने तुरंत उसे घेर लिया। ताओ धर्म के कई शक्तिशाली लोगों ने भी ऐसा ही किया। जहां तक विभिन्न बलों के साधकों या स्वतंत्र साधकों का प्रश्न है, तो कुछ ने भागने का अवसर चुना तथा कुछ ने पीछा करके मारना चुना। वे ये शर्त लगाने की हिम्मत नहीं कर सके कि भाग जाने के बाद ये लिंग सचमुच उन्हें मार डालेगा या नहीं। जब तक फैंगचेन मर जाएगा वे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने सोचा कि ताओवाद के क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों की मदद से फैंगचेन को पकड़ना आसान होगा। लेकिन बिजली से बचने की तकनीक बेहद तेज थी और शुरुआत में पीछा कर रहे तियानिक्स्यू शेंगजों के 3 शिष्यों को फेंकने में बस कुछ ही सांसें लगीं। जल्द ही वे गायब हो गए। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? तीनों ने अविश्वास से आगे देखा। अब उन्हें बिजली चमकती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। नीच आदमी, तुम कहाँ भाग जाओगे? सौभाग्यवश इस समय प्रकाश की एक किरण उनके ऊपर से गुजरी और यह उनका शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने प्रश्न पूछा। वहां कुछ शक्तिशाली लोग भी थे जो अन्य दिशाओं से आकर प्रश्न पूछते थे, जिससे घेरा लगातार छोटा होता जाता था। तभी उन तीनों ने राहत की सांस ली। यदि फैंगचेन बच गए तो संभवतः उन्हें दंडित किया जाएगा। ये लिंग भी उसके पीछे पीछे चला गया, घने जंगल में चमकती बिजली को घूरते हुए एक गंभीर मुस्कान के साथ। फैंगचेन, मैं तुम्हें आज्ञाकारी ढंग से आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। हो सकता है कि यह युवा स्वामी तुम्हें शीघ्र मृत्यु दे दे, अन्यथा तुम्हें पता चल जाएगा कि मृत्यु से भी बदतर होने का क्या मतलब है। उसने क्रूरता से कहा। लेकिन बिजली ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और भागती रही। ये देखकर ये लिंग ने ठंडी सांस ली। वह मौत से जूझ रहा है, चिंता मत करो, बस उसे घेर लो, उसे भागने का कोई मौका मत दो। हाँ, सभी ने वादा किया। सुनहरा अंडा अभी भी घने जंगल में घूम रहा था और वह घेरे से बचकर निकलना चाहता था, लेकिन उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का साहस नहीं किया। यदि वह अपनी पूरी कोशिश करे तो वह निश्चित रूप से अपना असली रूप प्रकट कर देगा और दूसरा पक्ष अनुमान लगा लेगा कि उसे मूर्ख बनाया गया है। यदि उस समय फिर से फैंगचेन की खोज की जाए तो उसे खोजना आसान होगा। अब वह केवल फैंगचेन के लिए और अधिक समय खरीद सकता है, लेकिन फिर भी ये केवल एक चरम स्तर 5 राक्षस जानवर है। भले ही इसकी गति ताओ के प्रारंभिक और मध्य चरणों में एक साधक की गति के बराबर है, लेकिन इस घेराबंदी के तहत इसकी यात्रा की दूरी छोटी और छोटी होती जा रही है। ये लिंग और अन्य लोग बहुत स्थिर हैं और जल्द ही दोनों पक्षों के बीच की दूरी केवल 20 मील रह जाती है। सोने के अंडे के पास भागने की कोई जगह नहीं है और 20 मील की दूरी जल्द ही कम हो गई। यद्यपि सोने का अंडा तोड़ने की कोशिश करता रहा, फिर भी वह ऐसा नहीं कर सका। जब सोने का अंडा झील के बीच में घिरा हुआ था तो उसके पास भागने के लिए पूरी तरह से जगह नहीं थी।
हाँ हाँ कमीने, भागते रहो। ये लिंग ने झील पर गरजने वाली गेंद को देखा और मजाक करते हुए कहा। मध्य अवस्था के साधक ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, गुरु, क्या ये वज्र गेंद वास्तव में फैंग चेन है? मैं उसकी सांस क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूँ? ये लिंग स्तब्ध रह गया, उसकी आध्यात्मिक भावना लुप्त हो गई और उसे वास्तव में अपनी सांस का एहसास नहीं हुआ। एक शिष्य ने कहा, हो सकता है कि उसने अपनी सांस छिपाने के लिए कोई गुप्त तरीका अपनाया हो। इस व्यक्ति ने वास्तव में हम पर हमला किया है, इसलिए वह निचले क्षेत्र की कुतिया होगी। ये लिंग को भी लगा कि यह सुनने के बाद बात समझ में आ गई है, इसलिए वह चिल्लाया, फैंग चेन, अपना असली रूप मत दिखाओ। सुनहरा अंडा अभी भी थंडर बॉल की अवस्था में था, जिससे फैंग चेन को और अधिक समय मिल गया। ये देखकर ये लिंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह चिल्लाया, कमीने, अगर ऐसी बात है तो नरक में जाओ, चलो। अचानक दर्जनों लोग सभी दिशाओं से सुनहरे अंडे की ओर दौड़ पड़े। उसी समय जादुई शक्ति विस्फोटित हुई और सुनहरे अंडे की ओर बढ़ गई। सोने का अंडा स्वाभाविक रूप से शांत बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। उसके चारों ओर की बिजली चमक उठी और बिजली में बदल गई और चारों ओर विस्फोट होने लगा। साथ ही उसका शरीर बिजली की तरह चमकता रहा और उस जादुई शक्ति से बचता रहा जो उस पर हमला कर रही थी। अपने जन्मजात शारीरिक कौशल के कारण कुछ समय तक कोई भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। ये देखकर ये लिंग की अभिव्यक्ति और भी उदास हो गई और वह चिल्लाया, मिंग लुओ, हमला करो। यह मिंग लुओ दर्शकों में एकमात्र मध्यम मंच मजबूत आदमी था। हाँ मास्टर, मिंग लुओ ने दोनों हाथों से मोहर बनाई। उसकी कमर पर आध्यात्मिक जानवर के पिंजरे से अनगिनत काले धब्बे उड़ गए और वे अरबों डॉलर के काले कीड़े थे। काला कीड़ा एक विशाल हाथ में बदल गया। उसने तुरंत सुनहरे अंडे को ढक लिया, उसे जोर से पकड़ लिया। सुनहरे अंडे के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह तुरंत ही काले कीड़े के विशाल हाथ में फंस गया। टकराना, बहुत तेज धमाका हुआ, बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। सोने का अंडा विशालकाय हाथ से लड़खड़ाकर बाहर आ गया और अब वह वज्र गेंद की अवस्था में नहीं रह सका, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। जब सभी ने गेंडे के आकार का सुनहरा अंडा देखा तो वे तुरंत दंग रह गए। राक्षस जानवर, फैंग चेन नहीं। लेकिन होश में आने के बाद ये लिंग की अभिव्यक्ति अचानक बदसूरत हो गई। मुझे उस कमीने ने बेवकूफ बनाया। ये स्पष्ट था कि यह राक्षस फैंग चेन द्वारा भेजा गया एक चारा था और फैंग चेन शायद बच निकला होगा, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। कंपास के साथ चाहे वह कहीं भी भाग जाए, वह मर जाएगा। फिर उसने सुनहरे अंडे को देखा और उसकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। ये सिर्फ एक शीर्ष स्तर 5 राक्षस है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा युद्ध शक्ति है। यह अच्छा होगा यदि इसे आप अपना आत्मिक जानवर मान लें। उसने आदेश दिया, इसे पकड़ लो, मैं इसे जीवित चाहता हूँ। हाँ, मिंग लुओ ने ये लिंग की योजना को समझा और सहमत होने के बाद उसने कहा, इसे घेर लो, धीरे धीरे इसकी राक्षसी शक्ति को समाप्त करो और फिर इसे पकड़ो। हाँ, एक के बाद एक अन्य लोग भी सहमत हो गए। सुनहरे अंडे ने स्वाभाविक रूप से उनकी बात समझ ली। उसने मिंग लुओ और दूसरों को कर्कश मुस्कान के साथ देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। यह अभी भी बहुत कमजोर था और इन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन वह आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अगर वे उसे पकड़ना चाहते थे तो उन्हें देखना होगा कि क्या उनमें ये क्षमता है। टकराना, लड़ाई फिर शुरू हो गई। दूसरी तरफ फैंग चेन अभी भी मूर्ति की तरह पैर मोड़कर बैठा हुआ था, लेकिन इसी समय अचानक हवा की एक धारा फूट पड़ी, गुफा को हिलाते हुए। अगले ही पल एक तीखी आवाज गूंजी और सुनहरे शरीर की सतह पर एक दरार दिखाई दी, और दरार और बड़ी होती गई और सुनहरी रोशनी चमकने लगी। टकराना, सुनहरे शरीर की सतह पूरी तरह से फट गई थी। फैंग चेन का भयानक दबाव फट गया, भयानक सुनहरी रोशनी के साथ। इस पल फैंग चेन पूरी तरह से सुनहरे शरीर के दायरे में कदम रखा। स्वर्णिम प्रकाश के विलुप्त होने के बाद उसकी आकृति प्रकट हुई। अपने स्वयं के परिवर्तनों को महसूस करते हुए फैंग चेन बहुत संतुष्ट था। क्या ये स्वर्ण शरीर क्षेत्र है? चाहे ये धारणा हो या शारीरिक प्रतिक्रिया, ये पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। ताकत के लिए यह 1 लाख तिपाई की शक्ति तक पहुंच गया है। अगर कोई यह सुनेगा तो हैरान हो जाएगा। साधारण स्वर्ण शरीर साधकों की शारीरिक शक्ति अधिकतम केवल 30,000 के आसपास होती है, लेकिन फैंग चेन की शक्ति कई गुना अधिक है। लेकिन फैंग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वह देवताओं और राक्षसों का एक शरीर है, जो साधारण शरीर शोधन के साथ तुलनीय नहीं है। केवल इतना ही नहीं,
ड्रैगन हाथी कला छठे स्तर तक पहुंच गई है और इसने एक जादुई शक्ति भी कवर की है। अब साधारण झोंग युआन दायरे के 9 स्तर अब मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं और मैं दाव दाव के पहले स्तर से लड़ सकता हूँ। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। इस समय उसका दिल हिल गया और छोटे टॉवर की 13वीं मंजिल खुल गई। फैंग चेन खुश था, लेकिन उसने छोटे टॉवर में प्रवेश करने का विकल्प नहीं चुना। वह जानता था कि सोने का अंडा पहले भी ये लिंग और अन्य लोगों को भागा चुका था और अब वह महसूस कर सकता था कि सोने का अंडा खतरे में था। वह सोने के अंडे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए यह पुष्टि करने के बाद कि उसका राज्य समेकित हो गया है, वह सीधे गुफा से बाहर निकल गया और उस स्थान पर भाग गया जहां सोने का अंडा था। लेकिन गुफा से निकलते समय उन्होंने बैकअप के रूप में तत्काल भाला वहीं छोड़ दी। सुनहरे अंडे के साथ आध्यात्मिक संबंध पर भरोसा करते हुए फैंग चेन जल्दी से झील के आसपास आ गया। जब वह आया तो उसने देखा कि सोने का अंडा दहाड़ रहा है। जानवरों की शक्ति का विस्फोट कई गड़गड़ाहट में बदल गया जिसने उसे घेरने वाले लोगों को कुचल दिया। लेकिन इससे झोंग युआन क्षेत्र को केवल कुछ नुकसान हुआ और दाव दाव क्षेत्र को कोई खतरा नहीं हुआ। यदि ये लिंग जीवित नहीं रहना चाहता होता तो इन लोगों द्वारा सोने के अंडे को वहीं पर मार दिया जाता। टकराना। बिजली मिंग लुओ की ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन उसने उसे एक पल में ही तोड़ दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और असंख्य काले कीड़ों ने चारों दिशाओं से सुनहरे अंडे को घेर लिया। ये देखकर सुनहरा अंडा गड़गड़ाहट और बिजली से घिर गया और अनगिनत गड़गड़ाहटें पवित्र जानवरों में बदल गईं और सभी दिशाओं से काले कीड़ों की ओर विस्फोट किया, जिससे लाखों काले कीड़े तुरंत मर गए। लेकिन काले कीड़ों की संख्या सचमुच आश्चर्यजनक थी, मानो उन्हें मारा न जा सके, और उन्होंने फिर से सुनहरे अंडे पर हमला कर दिया। सुनहरे अंडे की अधिकांश ऊर्जा पहले ही प्रतिरोध में खर्च हो चुकी थी और उसका दोबारा विस्फोट होना असंभव था। काले कीड़े ने जल्दी से सुनहरे अंडे को लपेट लिया और सुनहरा अंडा तुरंत चिल्लाया, अंततः अब आप और अधिक नहीं रोक सकते। मिंग लुओ मुस्कुराया और फिर उसने अपने हाथ में कुछ फेंका, जो एक सुनहरा जाल था। सुनहरा जाल शून्य में फैलता गया, तुरंत ही पूरी झील को ढक लिया और सुनहरे अंडे को पकड़ लिया। टकराना। अचानक काले कीड़ों में बिजली चमकी और सुनहरे अंडे ने काले कीड़ों के घेरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। लेकिन बाहर निकलते ही उसे मिंग लुओ के सुनहरे जाल का सामना करना पड़ा। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन वह इच्छुक तो था, परंतु असमर्थ था। अचानक यह उसके हृदय में हिल गया, क्योंकि उसने फॉन्ग चेन को पास आते हुए महसूस कर लिया था और उसे एक संदेश भेजा था। अतः उसने अपनी शेष ऊर्जा बिजली में बदलने में खर्च कर दी और ऐसा लगा जैसे वह आत्मसमर्पण कर रहा है। ये देखकर मिंग लुओ और अन्य लोग बहुत खुश हुए। आखिरकार वे इस दुष्ट को पकड़ने जा रहे थे। लेकिन इसी समय घने जंगल से एक सुनहरी और लाल तलवार की रोशनी फूट पड़ी। सुनहरे जाल की ओर काटो। कठोर दिखने वाला सुनहरा जाल जरा सा भी प्रतिरोध करने में असमर्थ था। एक बड़ी दरार सीधे कट गई। सुनहरा अंडा बिना किसी हिचकिचाहट के दरार से बाहर निकल आया और तलवार की रोशनी की दिशा में भाग गया। उसी समय एक व्यक्ति तेजी से बच निकला, वह फैंग चेन था। कमीने, तुम अंततः आ ही गए। ये देखकर कि यह फैंग चेन था, ये लिंग नाराज नहीं बल्कि खुश हुआ। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष भाग गया है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ आने की हिम्मत करेगा। उसे मार डालो, वह दहाड़ा। मिंग लुओ और अन्य लोगों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और फैंग चेन की ओर दौड़े। उसी समय मिंग लुओ और अन्य लोगों ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके फैंग चेन पर बमबारी की। अगर वह सोने का अंडा लेकर भागना चाहता तो उसे निश्चित रूप से स्लैग में बमबारी कर दिया जाता। सोने का अंडा, फैंग चेन चिल्लाया। अबा, सुनहरे अंडे ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि फैंग चेन का क्या मतलब था। जब दोनों एक दूसरे से टकराए तो दोनों पक्ष एक क्षण में बिजली की तरह लिपट गए और एक में विलीन हो गए। ये परमेश्वर की शक्ति थी। तुरंत किलिन फेंग चेन के चारों ओर प्रकट हुआ और बैंगनी बिजली चमक उठी, जैसे कोई वज्र देवता आकाश से उतर रहा हो। अगले ही पल फैंग चेन की छवि चमक उठी, वह वहां से गायब हो गया। जिस क्षण वह गायब हुआ, अनगिनत जादुई शक्तियां उस स्थान से गुजरी जहां वह भी था। अगर फैंग चेन थोड़ा और धीमा होता तो उसकी मौत हो जाती। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लिंग और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। फैंग चेन की गति अभी उनकी कल्पना से परे थी। इसे बस स्वर्ग को चुनौती देने के रूप में वर्णित किया गया था। फैंग चेन ने चकमा देने के बाद दर्शकों में सभी की ओर ठंडी नजर से देखा। अंततः उसकी नजर ये लिंग पर पड़ी। आज का बदला, फैंग इसे याद रखेगा।
एक दिन मैं इसका बदला लूंगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। बदला? ये तुम्हारी ताकत पर निर्भर करता है, उसे घेर लो, ये लिंग चिल्लाया। हाँ। हर कोई फैंग चेन की ओर दौड़ा। ये देखकर फैंग चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह आकृति चमकी और क्षण भर में उस स्थान से गायब हो गई। ये देखकर ये लिंग की अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई। फिर से टेलीपोर्ट। उसने फिर से मांस और रक्त का कंपास निकाला और फैंग चेन की स्थिति निर्धारित करने की तैयारी करने लगा। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित साधकों के भाव बदल गए और वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सौभाग्य से इस समय मिंगलुओ ने कहा, मास्टर, कंपास का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह हमसे बहुत दूर नहीं है और मेरी चेतना पहले से ही उस पर बंद हो गई है। ये लिंग ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसका टेलीपोर्टेशन हर समय इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वह जितना ज्यादा टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करेगा, दूरी उतनी ही कम होगी। चलो, पीछा करते रहो। इस बार हमने उसे बंद कर दिया है, वह भाग नहीं सकता। हाँ, सबने एक के बाद एक कहा। ये लिंग ने कहा, आप बहुत धीमे हैं, कृपया वायु झील पर मेरी नाव में प्रवेश करें। अगले ही क्षण 5 फीट से अधिक लंबी एक आत्मा की नाव सबके सामने आ गई। ये वास्तव में जुवानपिन के दूसरे स्तर की एक खजाना नाव है। स्वाभाविक रूप से सभी को कोई आपत्ति नहीं थी और वे एक के बाद एक नाव पर चढ़ गए। ये लिंग ने मिनलुओ से कहा, मिनलुओ, आप आत्मा नाव को नियंत्रित करते हैं। आपकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, नियंत्रण उतना ही आसान और तेज होगा। हाँ मास्टर। मिनलुओ को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और उसने आत्मा की नाव को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और उस क्षेत्र की ओर पीछा करना शुरू कर दिया जहां फैंग चेन था। दूसरी ओर फैंग चेन के टेलीपोर्ट होने के बाद उसने तुरंत एक निश्चित दिशा में भागने के लिए अपनी भागने की गति का उपयोग किया। स्वर्ण अंडे की ईश्वर प्रदत्त शक्ति और चरम छाया शरीर तकनीक के साथ उसके भागने के कौशल दाव क्षेत्र के मध्य चरण के लोगों की तुलना में और भी अधिक तेज हैं। लेकिन उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अभी भी लापरवाह था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास अभी भी मुझे ट्रैक करने का साधन होगा। ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी लोटियन क्षेत्र के इस भिक्षु को कमा का है। ये सच है कि दुनिया के बाहर भी लोग हैं, वह सोचने लगा। लेकिन वह चिंतित नहीं था। जिस दिशा से वह अब भाग रहा था वह जानवर नियंत्रण संप्रदाय था। जब तक वे पशु नियंत्रण संप्रदाय में वापस लौट सकते हैं, तब तक वे अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते। हालांकि विचार तो सुंदर है, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। धूपबत्ती जलाने के बाद, क्योंकि उसे डर था कि सुनहरे अंडे के साथ संयोजन के दुष्प्रभाव बहुत अधिक होंगे, वह पहले दिव्य शक्ति की स्थिति से बाहर निकल गया। इसके बावजूद फैंग चेन की भागने की गति कमजोर नहीं है। हालांकि वह केवल 100 मील दूर ही बच पाया था जब उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से पकड़ रहा है और तेजी से उसकी ओर आ रहा है। फैंग चेन की अभिव्यक्ति और भी तीव्र हो गई। प्रतिद्वंद्वी की गति के साथ वह आधे घंटे से भी कम समय में उसके बराबर आ सकता था। ये देखकर उसे समझ में आ गया कि पशु नियंत्रण संप्रदाय में भागना बिल्कुल असंभव है, और यदि प्रतिद्वंद्वी की चेतना उस पर बंद हो गई है तो वह तत्काल भाला का उपयोग करने पर निश्चित रूप से टेलीपोर्टेशन का रहस्य खोज लेगा। एकमात्र रास्ता यह है कि किसी गुप्त स्थान या मृत्यु स्थान पर भाग जाएं और फिर भागने की संभावना तलाशें। वह ज्यादा डरा हुआ नहीं था, क्योंकि पीछा करना और मारना उसके लिए पहले से ही एक सामान्य बात थी। नक्शा निकालें और आसपास किसी भी मृत स्थान की तलाश शुरू करें। लेकिन जो बात उसे थोड़ी असहाय कर रही थी वह ये थी कि यह स्थान लुतियान क्षेत्र के बाहरी इलाके में एक बंजर भूमि थी। वहां केवल विनाश ही विनाश है तथा कुछ उन्नत राक्षस भी नहीं है। अगर मरने की एकमात्र जगह यही है। उसने अंधेरे स्थान की ओर देखा। वहां निचले क्षेत्र की ओर जाने वाली चट्टान के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि ये शेनडोंग क्षेत्र की चट्टानी सीमा नहीं है, बल्कि निचला क्षेत्र है जिसे बेयुआन क्षेत्र कहा जाता है। फैंग चेन को उत्तरी युआन क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी है। यह एक छोटा क्षेत्र है जो शेनडोंग क्षेत्र से एक कदम नीचे है। लुतियान क्षेत्र और शेनडोंग क्षेत्र की सीमा पर स्थित यह क्षेत्र भी 9 क्षेत्रों में से एक है। यदि वह उत्तरी युआन क्षेत्र में प्रवेश कर सके तो शायद वह अपनी जान बचा सके। केवल वह जानता था कि अगर वह सीधे कूद गया तो आध्यात्मिक वर्तमान परत और स्वर्गीय थंडर परत के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। एकमात्र लाभ यह है कि लोटियन डोमेन से निचले डोमेन तक 2 क्लेश परतों की शक्ति ऊपर आने के समय की तुलना में कम होगी। लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसका विरोध उसका छोटा झो युआन राज्य कर सके, यदि वह चाहे तो।
ये स्वर्गीय थंडर लेयर से अधिक कुछ नहीं है। ये सुनहरे अंडों के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक धारा की परत से गुजरना अत्यंत कठिन है। लेकिन अंत में उसने अपने दांत पीसते हुए दिशा बदल ली और सीमा की चट्टान की ओर बढ़ गया। भले ही अब उसके पास वेंडाओ से पहले स्तर पर लड़ने की ताकत है, लेकिन वह अभी केवल पहले स्तर पर है। जो कोई भी मध्यम स्तर के ताओवादी का सामना करता है, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिद्वंद्वी न केवल एक मजबूत ताओवादी है। यदि वह घिरा हुआ है, तो उसके पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। अब उनके द्वारा क्षेत्र में उत्पन्न इस बड़े अंतर को पूरा नहीं किया जा सकता। दूरी में मिंगलुओ, जो फैंग चेन पर टिकी थी, ने स्वाभाविक रूप से फैंग चेन की दिशा में अचानक परिवर्तन महसूस किया। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सीमा की चट्टान किस दिशा में है? क्या वह मरना चाहता है? वह तो भागकर मर गया। ये सुनकर ये लिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, ऐसा लगता है कि उसके पास पीछा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चाहे उसकी योजना कुछ भी हो, सीमा की चट्टान तक पहुंचने से पहले उसे मार डालो। वह हमेशा किसी भी दुश्मन को मौका दिए बिना घास और जड़ों को काटता है। फैंग चेन बेहद प्रतिभाशाली था, इसलिए चूंकि वह उसे मारना चाहता था, इसलिए उसने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैं केवल अपनी आंखों से फैंग चेन को मरते हुए देख सकता हूँ, तभी वह राहत महसूस कर सकता है। हाँ, मिंगलुओ ने सिर हिलाया और बायहू नाव को अपने पैरों के नीचे चलाना जारी रखा। दोनों पक्ष शून्य में उड़ते उल्कापिंडों की तरह भाग रहे थे और एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच की दूरी कम होती गई और जल्द ही ये लिंग और अन्य लोग अपनी नंगी आंखों से फैंग चेन को भागते हुए देखने में सक्षम हो गए। ये देखकर ये लिंग बहुत खुश हुआ और उत्साह से चिल्लाया, कमीने, मुझे देखने दो, तुम कहाँ भागते हो? फैंग चेन ने अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर देखा और थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। वह अभी भी सीमा चट्टान से लगभग 1000 मील दूर था, जो उसके लिए बहुत कम दूरी थी, लेकिन दूसरा पक्ष उसे पकड़ने वाला था। लेकिन अब वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर चरम छाया फुटवर्क का उपयोग कर सकता है और बच निकलना जारी रख सकता है। इसी समय पूरे शरीर की रक्षा के लिए दुष्ट दानव शील्ड को बुलाया जाता है। अब दोनों पक्षों के बीच दूरी बढ़ जाने के कारण दूसरा पक्ष उस पर हमला करने में सक्षम हो गया। सचमुच, ये लिंग चिल्लाया, मिंगलुओ, उसे मार डालो। हाँ मास्टर, मिंगलुओ ने अपने हाथों से सील बनाई। उसकी आस्तीन से अनगिनत काले कीड़े निकले। वे आश्चर्यजनक गति से फैंग चेन के पास पहुंचे, तुरंत एक विशाल काले जाल में बदल गए, जिसने उसे ढक लिया। दानव ढाल चमक उठी। ये फैंग चेन की रक्षा के लिए एक प्रकाश ढाल में बदल गई। अब दानव शील्ड जुबान स्तर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर है, और यह एक विकास प्रकार का जादुई हथियार है, जो अन्य जादुई हथियारों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक और अधिक ऊर्जा वाला है। इस ब्लॉक ने आसानी से काले बग जाल को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन इसके बावजूद काले कीड़े के जाल ने फैंग चेन की गति को प्रभावित किया। ये देखकर फैंग चेन की 9 आंखों वाली तलवार भगवान दंड तलवार प्रकट हुई और उसने शक्ति के साथ वार किया, मुश्किल से एक अंतर को तोड़ते हुए, और फिर भाग निकला। लेकिन दोनों पक्षों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी और मिंगलुओ भी अधिक शक्तिशाली जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकता था। वह गंभीर भाव से मुस्कुराया और अपने हाथों से पुनः मुहरें बनाई। अनगिनत काले कीड़े फिर से उड़ गए और अनगिनत कीट तलवारों में बदल गए। भाड़ में जाओ। अनगिनत कीट तलवारें फैंग चेन पर बारिश की बूंदों की तरह बरस रही थीं। जहां भी वे गुजरे वहां घास नहीं उगी। फैंग चेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसकी आत्मा आकाश दानव आंख और प्रकाश भगवान आंख फट गई। चरम छाया फुटवर्क फट गया। वह कई प्रतिरूपों में बदल गया और कीट तलवारों की बारिश में चकमा दे गया। लेकिन स्पिरिट आए और एक्सट्रीम शैडो फुटवर्क की मदद के बावजूद घने कीट तलवारों ने फिर भी फैंग चेन को मारा। उसकी जांघों, कंधों और बाहों पर तलवार के कई निशान थे। फैंग चेन ने कराहते हुए कई बार खून थूका। ये कीट तलवार बहुत भयानक है। एक बार चुभने पर इसे अनगिनत काले कीड़े काट लेंगे। यदि फैंग चेन का भौतिक शरीर स्वर्ण शरीर तक नहीं पहुंचा होता, तो वह इन तलवारों से गंभीर रूप से घायल हो जाता। हम मरा नहीं। मिंगलुओ दंग रह गया। ये कहा जाना चाहिए कि साधारण झोंग युआन क्षेत्र इस कदम का विरोध नहीं कर सका, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और हल्के से मुस्कुराया, लेकिन इस बार तो तुम चकमा दे गए, क्या तुम अगली बार भी चकमा दे सकते हो? उपहास करते हुए उसने पुनः दोनों हाथों से मुहरें बनाई। इस बार अधिक काली तलवारें इकट्ठी हुईं और फिर से फैंग चेन की ओर बढ़ीं।
इस बार देखते हैं तुम इसका सामना कैसे कर पाते हो, मिंग लुओ ने व्यंग्य किया। अनगिनत काली तलवारों को शून्य से टूटकर अपनी ओर आते देख फैंग चेन का भाव भारी हो गया, लेकिन वह शांत रहा। अगले ही पल उसकी स्टोरेज रिंग चमक उठी। दर्जनों तावीज उसके सामने प्रकट हो गए, तुरंत जल उठे। तावीज दर्जनों रक्षात्मक जादुई हथियारों में बदल गए। फैंग चेन के सामने अवरोध, टकराना, धमाका, अनगिनत काले कीड़े रक्षात्मक जादुई हथियारों पर गिर गए। हालांकि पहला जादुई हथियार जल्दी से टूट गया था, लेकिन बहुत सारी काली तलवारें भस्म हो गईं। जब केवल अंतिम रक्षात्मक प्रतिवाद बचा था, तब सभी काली तलवारें भस्म हो चुकी थीं। इस दृश्य ने मिंग लुओ और ये लिंग को चकित कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि निचले लोक से आए एक निम्न साधक फैंग चेन के पास इतने सारे उच्च स्तरीय ताबीज होंगे। ये तावीज निश्चित रूप से उसका आखिरी तुरुप का पत्ता है। मिंग लुओ, हमला करते रहो, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह अब भी अगला हमला रोक पाएगा, ये लिंग चिल्लाया। हाँ, मिंग लुओ को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने फिर से हमला कर दिया। उसने अपने हाथों से मुहरें बनाई। इस बार काले कीड़े सिर्फ उसकी हथकड़ियों से ही नहीं उड़े, बल्कि उसके शरीर के चेहरे से भी उड़े। घनी आबादी वाला ये स्वरूप लोगों को डरावना महसूस कराता है। हालांकि इस बार अधिक काले कीड़े इकट्ठे हुए थे और वे अब कीट तलवारों में नहीं, बल्कि विभिन्न हथियारों और जादुई खजानों में बदल गए थे और पिछले 2 बार की तुलना में उनमें से कई गुना अधिक थे। मरना, उसने अपनी उंगली फैंग चेन की ओर उठाई और कीड़ों के विशाल झुंड ने फैंग चेन पर फिर से हमला कर दिया। दाव क्षेत्र के मध्य चरण में एक मजबूत आदमी की जादुई शक्तियों का सामना करते हुए फैंग चेन ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना हाथ हिलाया और सैकड़ों ताबीज उसके सामने प्रकट हो गए। इन तावीजों में सब कुछ है, आक्रमण, बचाव और जादुई हथियार। फैंग चेन ने अपने सभी कौशल का उपयोग किया जब तक वह हमले का सामना कर सकता था। बहुत ज्यादा, ये लिंग के मुंह का कोना फड़क उठा। उसके पास इतने सारे ताबीज भी नहीं थे। ये फैंग चेन बस एक चलता फिरता अवसर था। ये सोचते ही उसकी आंखों में लालच चमक उठा और फैंग चेन के प्रति उसकी जानलेवा मंशा और भी मजबूत हो गई। उसे मार डालो, फिर उस पर मौजूद हर चीज तुम्हारी हो जाएगी। टकराना, ताबीज और घनी तरह से भरे कीटों के खजाने में फिर से टकराव। फैंग चेन ने ताबीज की मदद से इसे फिर से रोक दिया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास कितने ताबीज हैं। मिंग लुओ का चेहरा अब पहले जैसा शांत नहीं था, बल्कि उसमें थोड़ा गुस्सा था। सामान्यतः झो युआन क्षेत्र के साधक को मारना आसान था, लेकिन ये पहली बार था जब उसका सामना ऐसे कठिन व्यक्ति से हुआ। उसने काले कीड़ों को फिर से बुलाया, अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और फैंग चेन पर हमला कर दिया। लेकिन फैंग चेन हमेशा विभिन्न ताबीज या कुछ जादुई हथियार आदि निकाल सकता है। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ में जो अंगूठी है उसमें अनंत खजाने हैं। हालांकि इस हमले और बचाव के बाद उसे लगा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म होने वाली है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच की दूरी ज्यादा कम नहीं हुई। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, वे फैंग चेन को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सके क्योंकि वे बहुत दूर थे। इस तरह फैंग चेन सीमा चट्टान से केवल कुछ दर्जन मील दूर था। ये लिंग भी चिंतित होने लगा और चिल्लाया, मिंग लुओ, उसे जल्दी से मार डालो। केवल तभी जब फैंग चेन उसके सामने मर जाता है, वह पूरी तरह से राहत महसूस कर सकता है। मिंग लुओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, मैं चाहता हूँ, लेकिन उस आदमी के पास बहुत सारे खजाने हैं। जब से उसने ये कदम उठाया है तब से लेकर अब तक फैंग चेन ने 500 से अधिक तावीज़ों का इस्तेमाल किया है। उसने मूल रूप से योजना बनाई थी कि वह करीब जाएगा और सभी को हमला करने देगा ताकि फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाए। लेकिन फैंग चेन के हाथ में अभी भी कई ताबीज थे जो उसकी भागने की गति को बढ़ा सकते थे और वह उनके बीच कुछ दूरी बनाने में सक्षम था, जिससे वह असहाय हो गया। मैं उसे मार डालूंगा, चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। क्या तुम समझ रहे हो? ये लिंग ने अपने चेहरे पर क्रूर भाव के साथ क्रूरता से कहा। मिंग लुओ स्वाभाविक रूप से समझ गया कि युवा गुरु चाहते थे कि वह फैंग चेन को घातक झटका देने के लिए अपना खून और सार जला दे। हालांकि वह बेहद अनिच्छुक था, लेकिन उसने ये लिंग की बातों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और केवल वही किया जो उसे बताया गया था। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था और भाप निकल रही थी। उसी समय उसकी आस्तीन से 3 काले कीड़े उसके सामने उड़कर आए। उसने मुंह भर खून थूका, जो काले कीड़े पर गिरा। वह छोटा काला कीट बड़ा होकर कांपने लगा और उसके शरीर का रंग शीघ्र ही रक्त लाल हो गया।
मिंग लुओ ने फैंग चेन को एक भयंकर नजर से देखा और फिर चिल्लाया, जाओ। एक काला कीड़ा पल भर में गायब हो गया। ये वास्तव में फैंग चेन की ओर इतनी तेजी से रेंग रहा था कि नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता था। बैंग बैंग बैंग। फैंग चेन ने पहले ही मिंग लुओ की असामान्यता को नोटिस कर लिया था और उसके सामने एक अवरोध बनाने के लिए कई उच्च स्तरीय तावीज निकाल लिए, लेकिन वे बाधाएं कागज की तरह नाजुक थीं और एक पल में ही टूट गईं। फैंग चेन की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और रक्त कीड़ा तुरंत उसके सामने आया और सीधे उसके सिर में घुस गया। सिर में छेद होने के बाद रक्त कीड़ा तुरंत ही मंद पड़ गया और मर गया। लेकिन इसकी परवाह किसे है? जब फैंग चेन का सिर फट गया तो ये लिंग बहुत खुश हुआ, ये कमीना आखिरकार मर गया। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा देर तक खुश रह पाता, उसने देखा कि फैंग चेन का शरीर अचानक एक पुआल के आदमी में बदल गया और फिर जलकर नष्ट हो गया। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। अगले ही क्षण फैंग चेन एक अन्य स्थान पर प्रकट हुआ। उसने भागने की गति बढ़ाने के लिए एक ताबीज का प्रयोग किया और आगे की ओर बढ़ना जारी रखा। यह एक वैकल्पिक ताबीज है, किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिल्लाया। तब जाकर सबको होश आया। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि वह ताबीज अत्यंत कीमती और अमूल्य था। आखिरकार इस तरह का ताबीज पाना एक और जीवन पाने के बराबर है। यू के पास अब इतने सारे खजाने क्यों हैं? ये लिंग की अभिव्यक्ति और भी उदास हो गई और उसने मिंग लुओ को देखा। हमला करते रहो। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसके पास अभी भी कोई विकल्प ताबीज है। हाँ, मिंग लुओ ने सिर हिलाया और दूसरे ब्लडवर्म की ओर उंगली उठाई। टकराना। एक रक्त कीड़ा निकला और तुरंत शून्य में गायब हो गया और पुनः फैंग चेन की ओर बढ़ा। फैंग चेन ने इस रक्तवर्म की शक्ति का अनुभव किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना हाथ हिलाया। उसके पीछे 300 तावीज जलकर प्रतिरोध के विभिन्न साधनों में बदल गए। टकराना, धमाका। लेकिन फिर भी 300 तावीज विरोध नहीं कर सके। सौभाग्य से ब्लडवर्म की 80% शक्ति खपत हो चुकी थी और फैंग चेन भी इससे निपटने के लिए तैयार था। मैंने उसे अपने हाथों में 2 तलवारें पकड़े, अपनी ताकत जुटाते और उन्हें घुमाते हुए देखा। ये देवताओं और राक्षसों का क्रॉस स्लैश था। टकराना। दोनों पक्ष टकरा गए। हालांकि फैंग चेन ने जवाबी हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर ली, लेकिन खून का कीड़ा बहुत शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ निगल सकता है। इसने धीरे धीरे देवताओं और राक्षसों के क्रॉस स्लैश को निगल लिया और अंत में टूटकर फैंग चेन की ओर बढ़ गया। सौभाग्य से इस समय दानव शील्ड का विकल्प प्रकट हुआ और फैंग चेन के सामने खड़ा हो गया। टकराना। फैंग चेन हैरान रह गया और उसने लगातार 3 बार खून थूका। दानव ढाल पर कई दरारें थीं और ऐसा लग रहा था कि उसे गंभीर क्षति पहुंची है। रक्त कीड़े भी मंद पड़ गए और क्षण भर में गायब हो गए और शून्य में बदल गए। उसने एक और ब्लडवर्म को रोक दिया, लेकिन फैंग चेन की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी क्योंकि उसके शरीर पर मौजूद सभी रक्षात्मक ताबीज इस्तेमाल हो चुके थे और आखिरी खून के कीड़े को रोकना मुश्किल होगा। सौभाग्य से इस समय सामने अचानक खाली हो गया। बादलों से ढकी एक अथाह चट्टान उसके सामने दिखाई दी। अंततः वह बेयुवान क्षेत्र के चट्टानी क्षेत्र में पहुंचा। जब तक वह चट्टान के नीचे से निकल सकता है, उसके बचने की संभावना बनी रहेगी। अगर ये लोग उसे मारना भी चाहे तो भी वे अपनी जान के बदले में उसकी जान नहीं लेंगे। यह उनके लिए अनावश्यक है। आखिरकार उनकी नज़र में उनका जीवन बेकार है। लेकिन ये लिंग उसे चट्टान में कूदने का मौका नहीं देगा। वह तभी चैन महसूस करेगा जब वह अपने हाथों से फैंग चेन को मार देगा। कार्रवाई करो, उसे मार डालो, वह दहाड़ा। मिंग लुओ भी जानता था कि यह सबसे अच्छा और आखिरी मौका था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आखिरी ब्लडवर्म से फैंग चेन को मारने का आग्रह किया। रक्तकीड़ा शून्य को तोड़कर तेजी से फैंग चेन की ओर बढ़ा। इस बार फैंग चेन के पास प्रतिरोध करने के लिए कोई खजाना नहीं था और अपनी ताकत के बावजूद वह इस कदम को रोकने में असमर्थ था। एक क्षण के लिए तो वह असमंजस में पड़ गया। इससे उसका दिल दहल गया क्योंकि अब वह चट्टानी क्षेत्र से केवल कुछ ही मील की दूरी पर था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं यहीं ऐसे ही मर जाऊंगा? नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। फैंग चेन, मुझे यहाँ नहीं मरना चाहिए। वह दहाड़ उठा। उसके शरीर से देवताओं और राक्षसों की शक्ति फूट पड़ी। प्रतलवार देवता की प्रतिमूर्ति, प्रतलवार दानव की प्रतिमूर्ति। दिखाओ, फ्यूजन अद्वितीय है। ये भगवान और दानव की दूसरी शैली है। वध की तलवार प्रकट होती है, दिव्य दंड तलवार प्रकट होती है।
दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा ने दोनों तलवारों को भेद दिया। शक्ति का विस्फोट हुआ। सुनहरा अंडा गुस्से से दहाड़ा और एक बार फिर फैंग चेन के साथ विलीन हो गया। दिव्य शक्ति स्वर्ग से एक उपहार है। इस समय आकाश और धरती का रंग बदल गया। गरज के साथ बारिश हुई। काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। ये स्वर्ग और पृथ्वी से दुनिया में आने वाले खजाने की तरह है। ये लोगों को रंग बदलने पर मजबूर कर देता है। ये लिंग और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। फैंग चेन के अचानक परिवर्तन ने उन्हें बहुत हैरान कर दिया। इस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि फैंग चेन वास्तव में कितना शक्तिशाली था। उसी समय मुझे याद आया कि फैंग चेन ने पहले क्या कहा था। मैं आज की नाराजगी को याद रखूंगा और एक दिन इसका बदला लूंगा। पहले तो उन्होंने इन शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब उन्हें इन शब्दों की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर फैंग चेन नहीं मरा तो वे भविष्य में मरने वाले लोग होंगे। उसे मार डालो, उसे मरना ही होगा। इस समय ये लिंग घबरा गया। यहाँ तक कि जब वह परीक्षा के शुरुआती चरण में था और उसे लगता था कि उसमें अद्भुत प्रतिभा है, तब भी वह घबरा गया था। फैंग चेन द्वारा दिखाई गई ताकत, प्रतिभा और दृढ़ता ने उसे एहसास दिलाया कि वह उसके जितना अच्छा नहीं था। बेशक वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मास्टर, चिंता मत करो। आखिरी ब्लडवर्म पिछले वाले से 3 गुना शक्तिशाली है। ये देर से चरण के साधक के पूर्ण शक्ति हमले से भी अधिक शक्तिशाली है। वह निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं कर सकता है। मिंग लुओ ने आत्मविश्वास से कहा।